हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग NCERT 11 क्लास जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसका आज हम लोग चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी तभी तो डेवलप हो पाएगी जब उसको डेवलप करने के लिए आपके पास पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आपके पास जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही बेहतर आप एक तरीके की प्रोडक्टिविटी डेवलप कर पाएंगे, उतनी बेहतर तरीके का आप एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन डेवलप कर पाएंगे। तो शुरू से बात करते हुए पहले बात करते हैं कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। So what is infrastructure? It provides supporting service in the main areas of industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce. एक तरीके का वो सारी सपोर्टिंग सर्विसेज या फिर फिज़िकल कह सकते हैं फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स और सर्विसेज, इन ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे फिज़िकल और आपकी सर्विसेज भी आ जाएंगी। हर वो चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद करें, इकोनॉमिक या फिर सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में हम सर्विसेज की बात करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? रोड्स की है, रेलवेज़ की हैं, पोर्ट्स की हैं, एयरपोर्ट्स की हैं, गैस पाइपलाइंस हैं। ठीक है, अगर आपको इन सर्विसेज को डेवलप करना है तो इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा बेसिक से समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक बिल्डिंग चाहिए होगी जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, फर्नीचर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा? ब्लैक बोर्ड और चॉक, इस तरह से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी। पूरा एक आपको आईटी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आईटी कनेक्शन से मेरा मतलब है एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जहाँ पर स्कूल की परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। आपके स्कूल का एक कनेक्शन आप बनाएंगे, पेरेंट्स टू स्कूल, या फिर हो सकता है इंडिविजुअली पेरेंट्स टू टीचर। इस तरह की ये सब जो चीज़ें बनाई जाएंगी, ये किस में काउंट हो रही हैं? एक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सब दीज आर काउंटेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप अ स्कूल। इसी तरह से नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारी सर्विसेज है, हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ चलाना है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, और आपका लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना है। जहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप होगी वहाँ से लेकर आपका जो रॉ मटेरियल आएगा और जो एक्सपोर्ट होगा या फिर जो मार्केट में जाएगा उसको कलेक्ट करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें, लॉजिस्टिक्स चाहिए होगा, और आपको एक कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी हर वो चीज़ एक तरीके से आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मदद करे। Some of these facilities have a direct impact, others give a indirect impact by building the social sector of the economy. डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ने से होता है, और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपका सोशल सेक्टर को इम्प्रूव करने से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर दो कैटेगरी का होता है, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एनर्जी आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है। ये सब किस में काउंट हो गए? इकोनॉमिक सेक्टर में। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? इकोनॉमिक। इसी तरह से अगर आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हाउसिंग की बात करें, तो ये सब सोशल सेक्टर में आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन जैसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें, या फिर आप कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देगा। यानी ऐसा तो नहीं है आपने एजुकेशन ली तो कहीं जाके आप डायरेक्ट उसको कहीं बेच देंगे तो आपको अपनी डिग्री के रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने एजुकेशन ली तो आप अपने लिए तो कमाएंगे,
उसके साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। आप जब एजुकेशन लेते हैं तो आप कुछ आपकी थिंकिंग बेटर हो जाती है, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, आप औरों से ज़्यादा समझदारी से बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर सोशल सेक्टर पे भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होते हैं। ह्यूमन कैपिटल में मैंने आपसे कहा था कि दो मेन होते हैं, एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन पे तो हम लोगों ने खूब चर्चा की थी, और हेल्थ पे मैंने कहा था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर आएगा तो हेल्थ को हम यहाँ कवर करेंगे। यहाँ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो एनसीईआरटी ने दो सेक्टर्स पे फोकस कर रखा है, एक है एनर्जी और दूसरा है हेल्थ। तो हम भी इन्हीं दोनों पे बात करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की रेलिवेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अभी हम लोग देख चुके हैं कि कंट्री में डेवलपमेंट कैसा होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट कंट्री। यानी आपके पास सुविधाएं कैसी हैं, आपके पास अरेंजमेंट कैसा है, आपके पास किस तरह से चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है। यानी आपके पास जो लेबर है वो कितनी स्किल्ड है, जितनी ज़्यादा स्किल्ड होगी उतना ही ज़्यादा आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएगी। आपके पास एनर्जी कितनी है, मान लीजिए आपके कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा कैसे देंगे, इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वेल कनेक्टेड है, इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। अगर आप किसी भी डेवलप्ड नेशन का देखेंगे तो उनकी इकोनॉमी अच्छी है, इसका मतलब उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह से तो इकोनॉमी को अगर हमें डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा दे पाएँ। ऑल्दो ये आउटडेटेड डेटा है बट फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैंने इसको कोट कर रखा है। एनसीईआरटी का डेटा है 2003 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट कैसा था इंडिया में, वो देख लेते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ चाइना 20 कर रहा था हम 5 कर रहे थे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है। ये किस में काउंट होगा? ये हेल्थ में काउंट होगा, क्योंकि अगर आपके यहाँ हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी वैसे भी डाउन होनी है। ये सब हम लोगों ने किस में डिस्कस करा था? ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो चैप्टर था उसमें बात करा था। एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन ये भी आपका कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। अगर सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो आपके यहाँ बीमारी कम होगी। मोबाइल यूज़र्स कितने हैं, इसमें भी हम काफ़ी पीछे थे कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक चाइना। अब मोबाइल यूज़र्स किससे जुड़ा है? ये आपका टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़ा है। अब जितने ज़्यादा आपके यहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन होगा, यानी आपके यहाँ ज़्यादा मॉडर्न कम्युनिकेशन है, ज़्यादा मॉडर्न कम्युनिकेशन होगा तो आपका जो काम है वो तेज़ी से होगा, यानी आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। पावर जनरेशन की बात करें, ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करना है, मेन आज इसी पे बात होने वाली है। तो चाइना पे जहाँ तो 230 था, इंडिया में वही चीज़ 107 पे टहल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़रूरत है। इवन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, बट स्टिल वी आर ट्राइंग हार्ड। ठीक है। तो दो सेक्टर मेन है जो आज हमें डिस्कस करने हैं। वन इज एनर्जी, सेकेंड इज हेल्थ। तो वन बाय वन देखते हैं। एनर्जी इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। सही बात है कि अगर आपके डेवलपमेंट में एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट के साथ साथ एनर्जी एक तरीके से आपको हमें डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गई है। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें 5-6 घंटे के लिए भी ना मिले तो कितना ज़्यादा हम लॉस फील करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हाउस होल्ड से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म इक्विपमेंट, यानी एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब जो आपका इरिगेशन होता है, जो पंप्स वगैरह लगे होते हैं, उसको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और आपका जो एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज़ होती हैं, उन मशीन्स को रन कराने के लिए भी फ्यूल चाहिए, एक तरीके की एनर्जी है। आपको घरों के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब तो हो गए यूजेस। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखते हैं, तो दो सोर्स होते हैं मेन, एक कमर्शियल, एक नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में आपका हो गया कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर बॉट एंड सोल्ड। यानी कमर्शियल से आप मतलब ही समझ सकते हैं ऐसी चीज़ जिसका व्यापार होता हो, जिसका पूरा एक मार्केट बना हुआ हो, जैसे कोल का है, पेट्रोलियम का, इलेक्ट्रिसिटी का है। कोल हम खुद भी प्रोड्यूस करते हैं माइनिंग करके, और बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो कोल की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और पेट्रोलियम भी हम ज़्यादातर बाहर से मंगाते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर बॉट एंड सोल्ड। तो कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी तो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। पेट्रोलियम हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसके बाद उसमें से पेट्रोल, डीजल, ये सब रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ें हो गई जिनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, ये कमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नॉन कमर्शियल में क्या है, फायरवुड है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ड्राई डंग है। तो इन सब का कोई मार्केट तो नहीं बना हुआ है। फायरवुड तो कोई भी किसान है या फिर कोई भी जंगल में रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, लकड़ी तोड़ के काट के लाते हैं, यूज़ करते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इसका कोई मार्केट तो है नहीं। गांव में ही थोड़ा बहुत ये बायोडिग्रेडेबल बायोगैस बनाने के लिए, या फिर वो थोड़ा एज ए फ्यूल यूज़ करने के लिए, जिनको शायद कंडे कहते हैं, उस तरह की चीज़ों में भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ हो जाता है। एंड ड्राइड डंग, ये सब उसी में आ जाता है। सॉरी, कंडे वगैरह तो वो उसमें आ जाएगा ड्राइड डंग में। और एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी जैसे आपकी जो जैसे आपने देखा होगा जो क्रॉप बर्निंग करते हैं फार्मर्स, तो वो क्या है, एक तरीके का एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको वो फ्यूल में भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब नॉन कमर्शियल हैं, और ये नेचर या फॉरेस्ट से आपको मिल जाएंगे। अब जो कमर्शियल सोर्स होते हैं वो आपके जनरली एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाने हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने हैं। एक एक्सेप्शन है हाइड्रो पावर। जो हाइड्रो पावर, जो पानी से बनने वाली बिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि पानी क्या है, पानी रिसाइकलिंग प्रोसेस में आता है। यानी हम पानी यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद एवेपोरेट होता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, फिर वापस आता है, इस तरह से प्रोसेस चलती जाती है। और कुछ नॉन कमर्शियल सोर्सेस और जो नॉन कमर्शियल सोर्सेस हैं वो जनरली रिन्यूएबल होते हैं। जैसे हमने देखा वुड, फायरवुड, काउ डंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये तो आपके रिन्यूएबल हैं। तो ये एक की डिफरेंस है कि कमर्शियल सोर्सेस आर जनरली एग्जॉस्टिबल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस आर जनरली रिन्यूएबल। अब ये रिन्यूएबल हैं और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। कोल, पेट्रोलियम ने तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रखा है, कार्बन एमिशन बढ़ा रखा है, थोड़ा सा आगे देखेंगे कार्बन एमिशन के बारे में। तो ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि हम ऐसे सोर्सेज को यूज़ करें जो इन्वायरमेंट को कम नुकसान दें, जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपका कोल, पेट्रोलियम, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और कोल, पेट्रोलियम ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसान है। तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल पावर, तो ये तो इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं, तो हमारे पास सोलर एनर्जी काफ़ी है सूरज की रोशनी से। विंड एनर्जी भी इंडिया में अच्छी खासी है, और टाइडल पावर भी, जो आपके समंदर में टाइड्स आती हैं उसकी वजह से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है। बट ज़रूरत ये है कि इनका इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप नहीं है।
ऑल्दो सोलर मिशन इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, तो सोलर एनर्जी पे हम लोगों ने एक रिमार्केबल टारगेट अचीव भी किया है और उस टारगेट को बढ़ा भी दिया है ताकि हम और ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके वर्ल्ड लीडर बने उसमें। तो ये हमारा मेन टारगेट है। सोलर एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी पे भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी विंड एनर्जी और टाइडल पावर की बात करी जाए तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो एक विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे अगर आपको विंड एनर्जी जनरेट करनी है तो एक फ़ैन लगाना पड़ेगा, उसको मोटर से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देख लें, जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने बात करी है वो है कन्वेंशनल। तो अब ऐसे सोर्स जो कि जनरली एज ए कन्वेंशन नहीं मिलते हैं, यानी कि जो अभी बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज़ नहीं है, तो उनको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। यानी ऐसे सोर्स जिनका यूज़ अभी हम ज़्यादा यूटिलाइज करना जानते ही नहीं है। बट ये क्या है, ये एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचाते हैं, लाइक द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि पेट्रोलियम बहुत नुकसान पहुंचाता है। बट जहाँ पर आपकी बात आती है नॉन कन्वेंशनल की, यहाँ हार्डली कोई एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। अब बहुत डीप में जाएंगे तो तीनों में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। नुकसान क्या पहुंचाते हैं ये लोग? पॉल्यूशन राइज हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है। अब जितना भी पॉल्यूशन होता है सब में कार्बन होता है। अब ये कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट वेव्स आती हैं और ये आपकी लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं यहाँ से अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये लॉन्ग वेव्स जो हैं, ये जो कार्बन है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। एक तरीके की जो CO2 है एनवायरनमेंट में, ये इसको रोक लेती है और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है एक तरीके का, जो ये जो वेव्स हैं वापस नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गैसेस अटक के रह जाती हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको डीपली आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस। अभी तो आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कार्बन एमिशन बढ़ता है जिससे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब बात आती है पावर और इलेक्ट्रिसिटी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो सबसे ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री को रन कराने के लिए कि उसे पावर देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो इंडस्ट्री चलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। कोई भी कंट्री को अगर हमें मोटा माटी देखना हो कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम बस ये देख लेते हैं कि इनके पास पावर कितना है, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ ए डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन द GDP ग्रोथ रेट। तो ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कि अगर 8% आपकी GDP ग्रोथ रेट है तो पावर आपको 12% डेवलप करनी होगी, तब जाके वो आपकी इकोनॉमी को फुलफिल कर पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी यानी डायरेक्ट जो आप नेचर से ले पाएँ, कोल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हैं, ये कोल को, हाइड्रोकार्बन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी, और इससे जो प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी is a secondary form of energy produced from energy resources including coal, hydrocarbon, hydroenergy, nuclear energy, renewable energy. The secondary sources in India consist of coal, oil, electricity and natural gas. अब प्राइमरी एनर्जी तो आपकी क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, जिस तरह से आपकी प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स से कोल, हाइड्रोकार्बन्स, इसी तरह से सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे आपके पावर के कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, क्योंकि ये सब आपके क्या है, प्राइमरी रिसोर्सेज से बन के आए हैं।
A primary energy consumption takes into account the direct and indirect consumption of fuels. जो आपका प्राइमरी एनर्जी है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्यूल्स का कंजप्शन पिक्चर में ले रहा है। इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है दो तरीके की एनर्जी सोर्सेज को एनकरेज करती हैं, हाइडल और विंड। इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी है वो दो तरीके के एनर्जी सोर्सेज को एनकरेज करती हैं। कौन कौन से? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एनर्जी। यानी हम अपनी इकोनॉमी में इन दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा अब अगर आप प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, दे आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द सोलर एनर्जी। अब ये किसी तरह के फॉसिल फ्यूल पे रिलाई नहीं करते हैं और इंडिया की जो इसलिए ये कार्बन एमिशन भी नहीं करते हैं। कार्बन एमिशन नहीं करेंगे तो ये पॉल्यूशन कम करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, तो यानी ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहतर हैं। This has resulted in faster growth of electricity produced from these two sources. यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वेंशनल मेथड से बना रहे हैं, एक तो वो खर्चा बहुत आ रहा है, इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा है और इन्वायरमेंट पे भी बर्डन पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी की फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड, आपका विंड एनर्जी और क्या कहते हैं सोलर एनर्जी, इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपने रूटीन कंजम्पशन के लिए आपूर्ति पूरी तरह से कर पाएँ। क्योंकि अगर बिजली आपूर्ति की जहाँ बात आती है तो इंडिया में अभी भी 100% इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऑल्दो जो हमारी गवर्नमेंट की सौभाग्य बिजली हर घर बिजली योजना है, उसके तहत लगभग हर एरिया में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में हम बिजली पहुंचा चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग वी हैव कंप्लीटेड द 100% टारगेट of each and every village, but still each and every household is still not covered. अभी भी हर घर में बिजली पहुंचाना बाकी है। तो वो कब पहुंचेगी? जब हमारे पास अलग अलग वेरियस डाइवर्सिफाई सोर्स होंगे एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे भी कम असर पड़े और हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल कर पाएँ। इसी में एक एटॉमिक एनर्जी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिक पावर का। इसकी कुछ इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस भी हैं एंड इज़ आल्सो लाइकली टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट पे कोई ऐसा सच इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क वाली चीज़ है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और कितना इसको यूज़ करना है ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी से जो एनर्जी प्रोडक्शन रेट है, यानी उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी वो अभी जो कन्वेंशनल सोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है उससे ज़्यादा होगी। तो ऐसी एनर्जी मार्केट में नहीं टिक पाएगी। बट यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट सेफ़ है लेकिन रिस्की ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको याद हो, आप कभी चेरनोबिल के बारे में पढ़िएगा, चेरनोबिल डिज़ास्टर, इवन एक वेब सीरीज़ भी है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जब एक्सप्लोड होता है तो इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसका एक रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, बट स्टिल इससे जो मिलने वाली एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है। अब कुछ फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं पावर सेक्टर में, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बाई वेरियस पावर स्टेशंस इज़ नॉट कंज्यूम्ड एंटायरली तो नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई होती है तो उसमें कई लॉस होते हैं। यानी जो आपका पावर ग्रिड होता है और फिर वहाँ से जो वायर्स होते हैं, वायर्स में पावर लॉसेस होते हैं। जो फिज़िक्स के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, हीट इज़ इक्वल टू I²R एक फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। यानी जितना भी हीट लॉस हो रहा है इस रेट से हीट लॉस होता है, और जितना ज़्यादा हीट जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा आप एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को लूज़ कर रहे हैं। Also, while transmitting power, a portion is lost in transmission. What we get in our houses is a net availability. Losses अच्छे खासे होते हैं इसमें। और कुछ चैलेंजेस हैं कि जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सफिशिएंट नहीं है हमारी ग्रोथ को फीड करने के लिए। और हमारे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको लॉसेस होते हैं ड्यू टू ट्रांसमिशन।
और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रॉन्ग प्राइसेस होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी इनएफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से लॉसेस होते हैं, और बिजली चोरी जैसी सिचुएशंस रहती हैं उसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात कर लें तो 3 फेजेस में होती है। पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने प्रोडक्शन को प्राइवेटाइज कर रखा था, यानी आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं वो प्राइवेटाइज थी, बट अब हमने इसमें भी एफडीआई अलाउ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनको हम शॉर्ट में डिस्कॉम्स भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यानी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देगी, एक कंपनी है जो ट्रांसमिट करेगी प्रोडक्शन वाली बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली आपके घर घर तक पहुंचाती हैं। अब जो मेन लॉसेस हो रहे हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कौन चला रहा है? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ऑल्दो कई जगह पर ये प्राइवेट भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बट स्टिल इन वेरियस स्टेट्स एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जो इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चला रहा है। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इनएफिशिएंट है, अगर ये प्राइसिंग बिजली का जो प्राइस है वो अपना प्रॉपरली सेट नहीं कर पाते हैं, और भी डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी की कमी है, और जो स्किल्ड लोग हैं जो इस काम के लिए चाहिए वो नहीं है, और कहीं ना कहीं जो बिजली की चोरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होता है, कि मान लीजिए इस घर में कहीं आपने बिजली दी बट यहाँ से कोई आ गया या आपने इधर टीवी चला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये बिजली की चोरी कर रहा है। अब इसका बिल तो ना ये पे करने वाला है, बट इसका तो लॉस हो रहा है। तो ये सब लॉसेस भी होते हैं। इसके अलावा कई स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स हैं ये भी मेन रीज़न है, क्योंकि कई फार्मर्स को बिजली सस्ते में मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो स्टोलन इन डिफरेंट एरियाज। अब प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल इन अ मेजर वे, सेम इज़ द केस विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी प्राइवेट सेक्टर आया है, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, अभी भी एक मेजर तरीके से रोल प्ले करने की ज़रूरत है, जितना एक प्राइवेट सेक्टर को यहाँ काम करना चाहिए था। अब उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी आप बस यहाँ पर इतने समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अभी रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, ना ही प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टर भी अभी यहाँ नहीं कूद रहे हैं। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में तभी उतरता है जब गवर्नमेंट यहाँ पर उसको इंसेंटिवाइज करे। और क्या प्रॉब्लम्स है कि जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जनता भी इस चीज़ से परेशान है कि गवर्नमेंट जनता के हिसाब से पावर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हाई होने लगे हैं, जितना एक आम आदमी नहीं दे पाता है, और वही पर्सन अगर एसी चलाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। तो अगर ये फाइनेंशियल बर्डन उस पर बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी सेविंग से इसको पूरा करेगा, और सेविंग्स वो अगर अगर उसकी बिजली के बिल चुकाने में ज़्यादा जाएगी तो फिर वो और चीज़ों पे कंजप्शन कम करेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी के लिए ही घाटेमंद होगा। और प्रोलॉन्ग पावर कट्स, ये भी एक बड़ी सिचुएशन है जिससे हमारा पावर सेक्टर डिपार्टमेंट अभी भी जूझ रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स विच आर द मेन स्टे ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर एंड आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाईज। थर्मल पावर प्लांट्स जो कि इंडिया के पावर सेक्टर्स मेन आपका जो पावर सप्लाई होती है वो थर्मल पावर प्लांट्स करते हैं, उनके पास भी रॉ मटेरियल की कमी है, कोल सप्लाई की कमी है, और कहीं ना कहीं उनके पास भी फंड की कमी है। तो इसके सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, सरकार ज़्यादा खर्च करे, रिसर्च ज़्यादा हो ताकि एफिशिएंट वर्क हो, डेवलपमेंट एफर्ट्स हो इसके रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है उसे पूरी की जाए, एक्सप्लोर किया जाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि जो एडिशनल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। अब जो प्राइवेट सेक्टर ने कुछ प्रोग्रेस तो बनाई है, इट इज़ नेसेसरी टू टैप दिस सेक्टर टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोड्यूस पावर ऑन ए लार्ज स्केल।
अभी भी ज़रूरत है कि ये प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज हम करें ताकि वो बड़े स्केल पे इस काम को कर पाएँ। अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम ज़्यादा रिलाई करेंगे तो काफ़ी हमें इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ हेल्थ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपके पास बीमारी नहीं तो ही आप हेल्दी हो। आपकी अगर आप अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप कितनी कैपेबल हैं, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, तो भी आप अनहेल्दी कहलाएंगे। इट इज़ ए यार्ड स्टिक ऑफ वंस It is a yardstick of one's well-being. Health is a holistic process related to the overall growth and development of the nation. तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पावर, जितना एजुकेशन। क्योंकि अगर पर्सन हेल्दी होगा तो ज़्यादा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जनरली स्कॉलर्स assess people's health by taking into account indicators like, अब आपको देखना है किसी कंट्री में हेल्थ की सिचुएशन कैसी है, तो आप देखते हैं कि उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो हमने बताया था कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चे एक साल में जितने पैदा हो रहे हैं उनमें से कितनों की डेथ हो रही है, दैट इज़ योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि आप ड्यूरिंग द गिविंग द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, किसी भी बच्चे को जन्म देने के दौरान कितनी महिलाएं सर्वाइव कर रही हैं। मान लीजिए 100 अगर जन्म दे रही हैं एक साल में, उसमें से आपका मान लीजिए 10 की डेथ हो रही है, तो ये आपका 1/10 इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी कंट्री में लोगों की ऑन एन एवरेज कितनी उम्र है, कितने साल तक जीते हैं, जैसे हमारे कंट्री में 70 है। न्यूट्रिशनल लेवल्स, आपके लोगों में न्यूट्रिशंस कैसे हैं, आपके यहाँ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किस हद तक फैली हुई हैं। तो ये सब देख के हम किसी भी कंट्री की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमेंट कर सकते हैं कि अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल में है तो इसका मतलब इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट क्या क्या होता है? हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल, बेड्स, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल। ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, और भी जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, बेड्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब आपकी किस में काउंट हो रहे हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, या ऐसा नहीं ओनली द रिच पीपल कैन एक्सेस। ऐसा बैरियर हम कब बना पाएंगे? जब मान लीजिए ये इंडस्ट्री बहुत महंगी हो, इलाज कराना जब बहुत महंगा हो जाएगा तो क्या हम सबके लिए एक्सेसिबल कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो एक डेटा है स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये अराउंड 1951 का है। तो हॉस्पिटल्स 1951 से 2000 में बढ़े हैं, बेड्स कितने, डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सब सेंटर्स, कॉमन हेल्थ सेंटर्स, इस तरह की चीज़ें हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो अब जहाँ पर जैसे हमने कहा कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कैपेबल नहीं है इंडियन हेल्थ को कंट्रोल करने में, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी रोल होता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ताकि थोड़ा सा बर्डन कम करे। अब मान लीजिए जो रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ज़बरदस्ती पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्यों उठाएं? दे मस्ट गो टू प्राइवेट सेक्टर, और वो प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर उन्हीं को इंसेंटिवाइज करने के लिए बना है, ताकि क्योंकि वो लोग हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ एक हॉस्पिटैलिटी पे भी फोकस करते हैं, यानी उनके यहाँ जो पेशेंट आए उसको प्रॉपर से ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर से केयर वगैरह करने को मिलती है। कहीं ना कहीं आप जाके देख लेना प्राइवेट हॉस्पिटल, इवन लाइक एम्स,
और आप कंपेयर कर लेना इसको किसी भी दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक अपोलो एंड फोर्टिस, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी है। इसीलिए और इसी हॉस्पिटैलिटी का वो सबसे ज़्यादा चार्ज हाई करते हैं ताकि अपने पेशेंट्स को एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे पाएँ। लेकिन गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए कि प्राइवेट तो चलिए रिच पीपल के लिए हो गया है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जनता हमारे यहाँ गरीब है उसके लिए क्या? तो उसके लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन एम्स भी इतना कैपेबल नहीं है ना कि वो पूरी कंट्री के लोगों का ट्रीटमेंट कर पाए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्स और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग ए डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड diagnostic, manufacturing, sale of pharmaceuticals, hospital construction, the provision of medical services. स्कॉलर्स कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली बहुत ग्रो करा है, इसमें कोई मेजर रेगुलेशन नहीं है, यानी इन पे कोई बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं है। कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो होते हैं ज़्यादातर कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं, उनको क्वैक्स भी कहते हैं, यानी इसमें कुछ आप फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ी सी इसमें पॉलिसीज़ टाइट करनी चाहिए। और 1990s के बाद से लिबरलाइजेशन मेजर्स को देखते हुए कई एनआरआईज और इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं ताकि इंडिया के रिच पीपल को अट्रैक्ट कर सकें। और मेडिकल टूरिस्ट यानी जो मान लीजिए नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के भी काफ़ी मरीज़ आते हैं इंडिया में फॉर द ट्रीटमेंट। अब लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ही डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर रिमेन्स इम्पॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो भी देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन भी गवर्नमेंट ने ओपन किया है, जैसे कि हम लोगों ने बात की ना कि इलेक्ट्रिसिटी अब सबको फुलफिल नहीं कर पा रही, तो साइड में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से भी शुरू कर दो ताकि सबको कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट दे पाएँ। इसी तरह से गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इनके भी ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया गया। इनको शॉर्ट में कहते हैं आयुष। इवन करंट हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो इस तरह के ट्रीटमेंट को बढ़ावा देती है ताकि एलोपैथिक के अलावा भी इनको भी इंक्लूजन मिले। और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल पार्ट से भी जुड़ा हुआ है, हमारे एंशिएंट इंडिया से। और उसके साथ साथ ऐसा ना हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े। अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल ये सब योगा वगैरह करके सही हो सकते हैं, देन दे मस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ताकि हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बर्डन कम पड़े। अब जो पुअर हो जाते हैं अगर वो बीमार पड़े तो क्या होगा? तो कई बार क्या होता है, अगर कोई पुअर बीमार पड़ता है तो अगर वो सरकारी में जाता है तो या तो सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर उसका मान लीजिए कहीं एम्स वगैरह में नंबर आ भी जाता है तो ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है तो उसकी डेट मिलती है आपको करीब 2-2, 3-3 महीने की बात की। तो तब तक कोई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वो पर्सन वेट नहीं कर सकता उतना, तो उस केस में वो क्या करेगा? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएगा। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसकी फ़ीस चुकाने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ या तो अपना घर बेचना पड़ेगा या अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये नोटिस कर सकते हैं, अगर वो घर या ज़मीन बेचना पड़ रहा और हो सकता है उसके पास लिमिटेड हो, तो हो सकता है वो पॉवर्टी कंडीशन में चला जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो पॉवर्टी की भी कंडीशन बढ़ सकती है, गरीबी हमारी घटने की जगह बढ़ सकती है। तो इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। अब विमेंस की हेल्थ की बात करें तो हमारी हाफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया जो है विमेन पॉपुलेशन है, और कंपेयर टू द मैन उनको कुछ डिसएडवांटेज उठानी पड़ती है इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमीज एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन के एरिया में डिसएडवांटेज होने की वजह से उनका जो इंडिपेंडेंसी है वो कम होती है, डिपेंडेंसी उनकी बढ़ती है।
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है यानी बहुत अच्छी नहीं होंगी। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे विमेन हेल्थ पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब हेल्थ जो है हमारा एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है, और सारे सिटीज़न बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पा सकते हैं अगर ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को हम डिसेंट्रलाइज कर दें। यानी कि ऐसा नहीं हो कि मेन हर आपका क्या कहते हैं हर इस पर्सन ट्रीटमेंट के लिए एम्स ही आए। उसके लिए बेटर होगा कि आपके स्टेट में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल हो, या और हर एरिया में डिस्पेंसरीज हों, लाइक लोकेलिटीज़ में जो डिस्पेंसरीज बनती हैं लाइक द दिल्ली जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स होती हैं। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि हर एक पर्सन को हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा पाएँ। It is therefore critical to create awareness on health and hygiene and provide efficient systems. एक अवेयरनेस भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर एक पर्सन अपनी हेल्थ पे अवेयर रहेगा, तो अगर वो बीमार ही ज़्यादा ना पड़े तो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बर्डन कम होगा, और उसकी खुद की भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, खर्चा उसका कम हो जाएगा। The role of telecom and IT sector can't be neglected in this process. अब टेलीकॉम और IT सेक्टर कैसे रोल प्ले कर रहा है, अब एक कंसेप्ट आया है टेली हेल्थ का। तो अब इसमें क्या होगा, आप घर बैठे दिल्ली के डॉक्टर से फ़ोन पे या वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये IT सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर आपको कनेक्ट कर रहा है डॉक्टर से, तो इसका भी रोल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। Effectiveness of healthcare programs also rest on primary healthcare. अब हेल्थ केयर प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस अगर आपको बढ़ानी है तो प्राइमरी हेल्थ केयर भी बढ़ाना होगा, क्योंकि हर किसी को तो कैंसर नहीं होता, हर किसी को डायबिटीज़ नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार। तो इन सबको अगर हम प्राइमरी लेवल पे ही ट्रीट कर दें तो हो सकता है ये परेशानी ज़्यादा आगे ना बढ़े और सेकेंडरी जो हेल्थ लेवल होता है वहाँ तक ना जाएँ। प्राइमरी पर अगर हम इसे ख़त्म कर दें तो यानी कहीं ना कहीं प्राइमरी का भी रोल है। अल्टीमेट गोल शुड बी मूव टुवर्ड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अपने कंट्री का इम्प्रूव करेंगे तो उनके लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंश्योर कर पाएंगे, बिकॉज वी आर ए वेलफेयर स्टेट। और जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको थोड़ा आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, उसके साथ साथ आपका प्राइवेट सेक्टर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा। ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो उसी तरह की पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। तो इसी से आपको रिलायबिलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी मिलेगी, ड्रग्स की भी और मेडिकेयर की भी। ड्रग्स मतलब दवाएँ। देयर इज़ ए शार्प डिवाइड बिटवीन द अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। यानी अर्बन और रूरल में देखें तो बहुत ज़्यादा एक डिवाइड है। रूरल में फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है जितनी अर्बन है। तो अगर अर्बन के कंपेयर में रूरल में भी हम लोग फैसिलिटीज़ बढ़ाएं तो एक माइग्रेशन पे रोक लगा सकते हैं, और एक यहाँ का पर्सन जो इसको रूरल का पर्सन जिसको दवाई के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च झेलना पड़ता है, तो ये भी कम होगा। अगर हम लोग इस डीपनिंग डिवाइड को कम कर पाएँ तो हम लोग जो सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक बन रहा है उसके भी रिस्क को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। एक तरीके से आपका जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको भी घटा सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन आवर बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमें बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है तो एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि सर्विसेज अवेलेबल भी हों और अफोर्डेबल भी हों। यानी गांव का बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अगर उसे मान लीजिए CT स्कैन कराना पड़ जाए तो CT स्कैन उसके लिए अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो।
यानी कि ऐसा ना हो कि उनके हॉस्पिटल में CT स्कैन ही ना हो पा रहा हो तो उसे प्राइवेट में जाना पड़ेगा, तो एक्सेसिबल भी हो। और ऐसा ना हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने के बाद भी वो 15,000 चार्ज करें, मिनिमम जो एक गरीब से चार्ज लेना चाहिए उसके हिसाब से अफोर्डेबल भी हो। तो इस तरह की चीज़ों को करके हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो ऑल्दो सिंस द इंडिपेंडेंस हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया है, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। So that was all about the infrastructure. If you like my lecture, please do like, share and